हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की मैथ क्लासे। हमने अब तक मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक से पहले मैट्रिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा, वो है परिवर्तन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से ये छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था जिसका नाम है परिवर्तन मैट्रिक्स। तो परिवर्तन मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? परिवर्तन मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति को स्तंभ व स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन मैट्रिक्स कहा जाता है। परिवर्तन मैट्रिक्स को कैसे दर्शाते हैं? जैसे मान लिया कि ये मैट्रिक्स है और यहाँ पर टी, इस तरीके से परिवर्तन मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। जैसे परिवर्तन मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 5 3 4 6 ये एक मैट्रिक्स है। दो हो तो 80 ज्ञात करो इसका, यानी कि क्या करना है? इसका परिवर्तन मैट्रिक्स ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? परिवर्तन मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसका परिवर्तन मैट्रिक्स? मैंने क्या बताया था? क्या करना है? पंक्तियों को स्तंभ बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाएगा। जैसे पंक्ति नंबर 1 को क्या करेंगे? स्तंभ में बदल दिया और पंक्ति नंबर 2 को दूसरे स्तंभ में बदल दिया। ये लो जी, ये क्या आ गया अपने 80 आंसर। तो परिवर्तन मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक था, ये एग्जाम में अपने 2 नंबर में आ जाता है, नोट टाइप में भी आता है। तो परिवर्तन मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को अगर पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद में अब अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे आज वो करते हैं सारणिक। सारणिक जो हमारा टॉपिक आज का वो, तो सारणिक हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सारणिक और मैट्रिक्स दोनों सेम, मतलब एक ही टॉपिक है, एक सा टॉपिक है। अंतर थोड़ा सा इतना है कि क्या सारणिक को, मैट्रिक्स को अपने कौन से प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है? इससे, ये होगी मैट्रिक्स। और अपने सारणी को किससे दर्शाया जाता है? इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक सार डिटर्मिनेट। ठीक है, सारणिक स्टार्ट करते हैं। सारणिक में सबसे पहले देखेंगे कि सारणिक में उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। आप अपने नोट्स लिखते जाइए। उपसारणिक कैसे ज्ञात की जाती है? उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक कैसे ज्ञात की जाती है? क्योंकि हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? उस अवयव के स्तंभ व पंक्ति को छोड़कर सभी जो अवयव बचे हुए हैं उनको सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे ये कोई सारणिक अपने 5 3 4 6 7 9 8 2 3 ये सारणिक है। ठीक है, अब इसमें हमें कहा गया है कि 3 की उपसारणिक याद करो। क्या याद करना है? 3 की उपसारणिक। ठीक है, अब जो 3 को कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डबल संख्या रहेगी तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, अब कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमें पूछा गया है कि 3 की उपसारणिक याद करो, तो 3 कहाँ है? ये रहा। तो उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने आपको बताया था कि उस अवयव की स्तंभ व पंक्ति को छोड़कर सभी अवयवों को सेम टू सेम लिख दिया जाता है। आप उपसारणिक हेडिंग डाल के ये लाइनें लिख लीजिए जो मैंने आपको बताई है कि किसी भी अवयव की अगर उपसारणिक याद करते हैं तो उस अवयव की पंक्ति व स्तंभ को छोड़कर सभी को सेम टू सेम लिख दिया जाता है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर लिखवाऊंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो समझ लेते हैं कि उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो 3 की उपसारणिक ज्ञात कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया? उस अवयव की पंक्ति व स्तंभ को छोड़कर सभी अवयव को सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। देखिए, इसका स्तंभ तो ये है, ठीक है, और पंक्ति ये है। बचे कौन से? ये। इनको कैसे? सेम टू सेम लिख देते हैं। 6 9 8 8। तो ये क्या होगी? क्या आ गई? 3 की उपसारणिक आ गई। अवयव 3 की क्या आ गई? उपसारणिक आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद में है
क्योंकि ये उपसारणिक मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक रहने वाला अपना सेकंड कैसे याद करते हैं, किसी सारणी के अवयव का सेकंड कैसे ज्ञात किया जाता है, उसमें हमें ये चीज काम आएगी। तो उपसारणिक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, किसी अवयव का सेकंड कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, आई प्लस जे इंटू उपसारणिक। ये क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, अगर किसी अवयव का सारणिक में किसी अवयव का हम सेकंड याद करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब जहां पर ये आई और इसका जे का मतलब भी हम समझ लेते हैं, जहां पर आई बराबर क्या है, मैंने बताया था आपको पंक्ति, और जे बराबर क्या है, स्तंभ। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आता है सेकंड में से, हमें सारणी दे दी जाएगी, ये देखिए कोई भी सारणी है 5 6 9 2 7 4 3 2 1। ठीक है, ये सारणिक है और इसमें से हमें कहा गया कि 6 का सहखंड ज्ञात करो, 6 का सेकंड ज्ञात करो। तो 6 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी कौन सी है स्तंभ, तो ये है, और पंक्ति कौन सी है, ये है। तो अगर हम उपसारणिक लिखेंगे सूत्र के अनुसार तो ये उपसारणिक हमारे पास आ गई। अब देखते पंक्ति, और यहाँ पर आई और जे का मतलब क्या है, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले में रखे तो आई का मतलब क्या है, पंक्ति। तो इसकी जो 6 की स्थिति है वो कौन सी पंक्ति में है, पहली में, फर्स्ट रो में, और कौन से स्तंभ में, सहखंड ज्ञात करो, 6 का सेकंड ज्ञात करो। तो 6 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी कौन सी है स्तंभ, तो ये है, और पंक्ति कौन सी है, ये है। तो अगर हम उपसारणिक लिखेंगे सूत्र के अनुसार तो ये उपसारणिक हमारे पास आ गई। अब देखते पंक्ति, और यहाँ पर आई और जे का मतलब क्या है, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले में रखे तो आई का मतलब क्या है, पंक्ति। तो इसकी जो 6 की स्थिति है वो कौन सी पंक्ति में है, पहली में, फर्स्ट रो में, और कौन से स्तंभ में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है। तो पहली तो पंक्ति में इसकी स्थिति और दूसरे कॉलम में क्या है, इसकी स्थिति है। तो जैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार 1 रख दिया हमने। आई का मतलब क्या है, पंक्ति, कौन सी पंक्ति में है, 6 1 में है भाई साहब, लो जी। उसके बाद में कौन से स्तंभ में है, 2 में है जी। ठीक है, 2 में है। उसके बाद में क्या है, इनटू। अब इसकी उपसारणिक क्या है, उपसारणिक मैंने बना दी। उपसारणिक कैसे बनाते हैं, उस अवयव की स्तंभों में पंक्ति को छोड़कर सभी अवयव को सेम टू सेम लिख दिया जाता है। तो मैंने इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बचे क्या, 2 4 3 1। ये क्या आ गई, इसकी उपसारणिक। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, -1 की पावर 3 इंटू। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं सारणी को, देखिए मैं आपको बता दूं, आप नोट लगा के लिख लीजिए कि अगर किसी भी सारणिक में ऊपर से नीचे अगर गुणा करते हैं तो जो चिन्ह आएगा वही रहेगा, और नीचे से अगर ऊपर गुणा करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इस सारणी को हम करते हैं, नीचे ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो चिन्ह वही रहेगा जो आएगा। तो कर लेते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। उसके बाद में क्या है, नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करने पर जो चिन्ह आएगा वही रहेगा, और नीचे से ऊपर करने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। उसके बाद में क्या है, नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करने पर जो चिन्ह आएगा वही रहेगा, और नीचे से ऊपर करने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 4 4 12, 4 12 किसका है, प्लस का, तो परिवर्तन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर किसी सारणिक में ऊपर से नीचे गुणा किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर गुणा किया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे क्या, तो 2, और ये 12 आ गए तो प्लस क्या आए थे, तो ऊपर नीचे से ऊपर कर रहे हैं हम, नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो क्या आ गया, माइनस का।
अब इसको सोल्व करते हैं। एक की माइनस एक की पावर की 3 है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे इस सारणी को हम करते हैं नीचे ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो चिन्ह वही रहेगा जो आएगा। तो कर लेते हैं 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद में क्या है नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करने पर जो चिन्ह आएगा वही रहेगा और नीचे से ऊपर करने पर क्या होगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो कर लेते हैं 4 4 4 12 4 12 किसका है प्लस का तो परिवर्तन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर किसी सारणी में ऊपर से नीचे गुणा किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर गुणा किया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे क्या तो 2 और ये 12 आ गए तो प्लस क्या आए थे तो ऊपर नीचे से ऊपर कर रहे हैं हम, नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो क्या आ गया माइनस का। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस एक की पावर की 3 है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1। अब माइनस का 1 कैसे आएगा, माइनस का 1 कैसे आएगा, माइनस का 1 आएगा जैसे यहाँ पर कर लेते हैं हम -1 इंटू -1 इंटू -1। अब माइनस माइनस ये हो तो हो गया +1। ठीक है, फिर उसके बाद वापस क्या हो गया माइनस का, समझ में आ गया ना, माइनस माइनस प्लस, फिर अगर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इस प्लस को फिर से माइनस में से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 1 इंटू माइनस के 12 में से प्लस के 2 निकाले तो कितने हो गए माइनस के 10। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और आंसर आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 10। तो 6 का जो सेकंड है वो कितना है 10। आसानी से हम याद कर सकते हैं, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से उसकी जो अवयव दिया गया है उसकी स्थिति पता लगाएंगे कि कौन सी तो रो में और कौन से स्तंभ है। उसके बाद उसकी उपसारणी ज्ञात कर लेंगे। उपसारणी ज्ञात करने के बाद में आई और जे का हमें पता लग जाएगा और आराम से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया किसी सारणी का सेकंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो और मैंने अभी आपको बता दिया कि उपसारणी कैसे ज्ञात की जाती है, सेकंड कैसे याद किया जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं उपसारणी का आपको ज्ञात करना आ गई होगी, किसी अवयव का सेकंड ज्ञात करना भी आपको आ गया होगा। अब उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस थीटा साइन थीटा माइनस का, ठीक है, उसके बाद में है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना हमें, ये सारणी का हमें इसको ज्ञात करना, इस तरीके से प्रश्न में दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर से नीचे गुणा करने पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा और अगर नीचे से ऊपर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो कर लेते हैं इसको, ऊपर से नीचे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है तो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो फिर चिन्ह में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें सूत्र बताया था आपको, एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखवाया था। यानी जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लासें नहीं ली उनको तो समझ में आने वाला है नहीं। तो आप ऐसा करिए कि पिछली क्लासें आपको लेनी पड़ेंगी तो आप पिछली क्लासें ले लीजिए। चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में सारी क्लासें एक जगह डाली हुई है तो वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं। तो ये सूत्र है किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 1, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया, सरल सा है। ऊपर से नीचे किया, नीचे से ऊपर किया, नीचे से ऊपर करेंगे तो चिन्ह में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ये इसकी 1 के इक्वल होता है, यहाँ पर 1 हम आसानी से लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है मैंने फंक्शन में आपको बता दिया था। तो उसके बाद में देखते हैं उसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रश्न। इस तरीके का प्रश्न भी हमें दे दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर से नीचे करेंगे फिर नीचे से ऊपर करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा k की पावर 2 प्लस क्या हो गया 6, वो भी किसका माइनस का रहा है लेकिन नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो क्या चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में k को लेके आएंगे इधर, k को लेके आएंगे इधर, बचा क्या इधर 6।
x2 जो -3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है k -2 k। इस तरीके से हमें दे दिया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक बार नीचे से ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर करेंगे। तो कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 किसका रहा है, माइनस का, लेकिन नीचे से ऊपर कर रहे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, आ जाएगा 4। के को इधर लेके आते हैं माइनस का, ठीक है। इधर ये किसका हो गया, प्लस का। अब क्या करेंगे, एक बार दोनों पे क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। दोनों पे क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा और माइनस का के बराबर ये किसका आ गया, 2। अंडर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इस माइनस को हटाने के लिए सब क्या करेंगे, पूरे को क्या कर देंगे, माइनस से गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये आपका आ गया आंसर आ गया। उसके बाद में देखते हैं कि एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। ये है सारणिक 3x 2 4, ठीक है। x ये क्या है, सारणिक है। इसमें क्या करना है, हमें x का मान याद करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। तो कर लीजिए 4x, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 4, x को इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x बराबर 4, 4 इधर जाएगा तो ये इधर माइनस 4 एकम 4। अब इस पूरे को क्या कर देंगे, माइनस से एक बार गुणा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या होगा, प्लस का बराबर माइनस का 1। तो x का मान क्या हो गया, माइनस का 1। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में आ सकते हैं सारणिक से, तो उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है। सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है, अब देखेंगे हम सारणिक का विस्तार। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। अब सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, सारणी का विस्तार करने से पहले जो विस्तार करेंगे उसमें चिन्ह इसमें अलग से होते हैं। जैसे मैं आपको चिन्ह बता दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये चिन्ह मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं, ये थोड़ी देर में आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की अगर कोई हमारे पास सारणी है, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई सारणी का। अब इसका क्या करेंगे हम, विस्तार। तो विस्तार हम करते हैं तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के सापेक्ष किया जा सकता है विस्तार। किसी भी स्तंभ व पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी भी स्तंभों में पंक्ति के सापेक्ष सारणी का विस्तार किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसके सापेक्ष करें, मान लीजिए R1 के सापेक्ष, R1 का मतलब रो फर्स्ट, तो रो फर्स्ट के अगर सापेक्ष हम सारणी का विस्तार करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये ले लेते हैं, तो ये अवयव लेके इसकी क्या करेंगे, उपसारणिक बनाएंगे। तो अगर ये करते हैं तो चिन्ह अपने ये वाले यूज में लेंगे। R1 का कर रहे हैं यानी कि रो फर्स्ट के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये चिन्ह में यूज में लेंगे। वो कैसे लेंगे, देखिए ये हो गया। अब इसकी उपसारणी क्या होगी, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दीजिए, बचे क्या, ये। इसका स्तंभ और पंक्ति को आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये। तो ये क्या आ गया, उपसारणिक आ गई इसकी, B2 C2 B3 C3। अब प्लस का, ये प्लस का इधर, उसके बाद में चिन्ह कौन सा है, माइनस का रख दिया, क्योंकि R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो R1 वाली चिन्ह हम यूज में लेंगे। ये चिन्ह आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, R1 के सापेक्ष कर लिया, वो सॉरी A1 के, अब B1 की उपसारणी क्या है, ये रो है इसकी, सॉरी हाँ ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या आ गया,
A2 A3 C2 और C3 क्या है C3। तो ये क्या है इसकी उपसारणिक। उसके बाद में निशान कौन सा है प्लस का। इसके बाद में क्या है इसके सापेक्ष करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हटा दिए जाएंगे तो बचा क्या, देखिए ये बचा, ये इसकी क्या है उपसारणिक C1। A2 बचा था इधर B2 C1 की जो उपसारणिक है ये आ गई। ठीक है, इस तरीके से सारणी का हम विस्तार करेंगे। आसान है। सारणी का विस्तार किसी भी स्तंभ व पंक्ति के सापेक्ष किया जाता है। R1 R2 R3 C1 मतलब कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 के सापेक्ष भी सारणी का विस्तार किया जा सकता है। सारणी का विस्तार करने के लिए हम ये चिन्ह खुद की तरफ से नहीं लगा सकते। ये चिन्ह इसमें दिए हुए होते हैं, याद करने होते हैं, यही चिन्ह इनमें यूज लेते हैं। अगर हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये करेंगे, R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये चिन्ह यूज में लेंगे, और R3 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये लेंगे। अगर C1 के सापेक्ष में कर रहे हैं तो ये लेंगे, C2 के सापेक्ष में कर रहे हैं तो ये लेंगे, और C3 के सापेक्ष में कर रहे हैं तो ये चिन्ह यूज में लेंगे। तो सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से करते हैं। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुणा करके हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो हम जो पूरा इतना आपको ज्ञात होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देख लेंगे कि सारणी का विस्तार कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन सारणी के विस्तार में से कैसा आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिटा दूं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है। बाकी पढ़ेंगे कल, क्योंकि पड़ोस में थोड़ी सी ध्वनि प्रदूषण हो रही है। धन्यवाद।